हॉटलिस्ट हस्बैंड एपिसोड 88। अब आगे। आज अपनी गर्लफ्रेंड की इच्छा को पूरी करने के लिए डेविड उसे पेरिस में लेकर गया हुआ था और उस वक्त वह पेरिस में अच्छी तरह से घूमने फिरने के बाद डेविड होटल रूम में एंजॉय कर रहा था। ठीक उसी वक्त वसुंधरा के कहने पर रंजीत ने डेविड को कॉल किया था, जिससे डेविड का पारा बढ़ चुका था क्योंकि उस वक्त वह अपनी गर्लफ्रेंड के बीच में उसे रंजीत का कॉल आना बेहद बुरा लगा था और वह कॉल पर बोला, नेक्स्ट ट्रिप हमारा इंडिया का ही है, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को इंडिया घुमाने के लिए लेकर आ रहा हूँ और नेक्स्ट वीक ही मैं अरमान सिंघानिया का नामो निशान मिटा दूंगा। ये कहते हुए डेविड बड़ी बुरी तरह से हंसने लगा था। डेविड दिखने में एकदम सफेद और मजबूत इंसान था। उसके पूरे के पूरे बाजू पर टैटू बने हुए थे। उसका लुक बेहद डरावना था। तब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसे पीछे से आकर हक किया था। एक बार फिर डेविड ने अपने होठों को उसके होठों से जोड़ दिया था और फिर उसे प्यार करने लगा था। वही रंजीत ने डेविड की कही हुई सारी बातें वसुंधरा जी को बता दी थी और तब वसुंधरा जी बोली, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है जो यहाँ वह अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर यहाँ मौज मस्ती करने आ रहा है या फिर हमारा काम करने के लिए आ रहा है। हमने उसे पूरे 50 करोड़ रुपए दिए हैं, वह हमने उसे उसकी गर्लफ्रेंड के साथ याशी करने के लिए नहीं दिए हैं। तभी रंजीत ने वसुंधरा जी को समझाते हुए कहा, मैडम आप ये बात अच्छी तरह से जानती है कि वह कितना बड़ा संकी आदमी है और अगर वह अरमान की जान लेने के साथ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ घूमना ही चाहता है तो मुझे नहीं लगता कि हमें इससे कोई ऐतराज होना चाहिए और वैसे भी हमें आम खाने चाहिए, गुठली से मतलब नहीं होना चाहिए। ऐसे कहते हुए रंजीत वसुंधरा जी को समझने की कोशिश करने लगा था और कहीं ना कहीं वसुंधरा जी ने भी रंजीत की बात मान ली थी। वही मारिया जो कि डेविड की गर्लफ्रेंड थी, उसने डेविड की बातें सुन ली थी और उसके चेहरे पर कुछ अलग ही तरह के भाव आ गए थे। हालांकि उस वक्त वह बेड में डेविड के साथ थी और वह डेविड को बहुत प्यार किया करती थी, लेकिन जब से उसने डेविड की कॉल पर बात सुनी थी और ये सुना था कि डेविड इंडिया जाकर किसी अरमान सिंघानिया को मारना चाहता है, तब उसके चेहरे के भाव तुरंत ही डार्क और अलग से हो गए थे, जिन्हें कोई समझ ही नहीं पा रहा था। वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया और ने खुद पूरे शहर की गलियों को छान मारा था। इतना ही नहीं, प्राइवेट चॉपर में बैठकर अरमान ने पूरे के पूरे शहर भर को अपने कैमरे से देखना शुरू कर दिया था। पूरे शहर भर में ड्रोन उड़ाए जा रहे थे ताकि आस्था की इंफॉर्मेशन निकलवाई जा सके। इतना ही नहीं, शहर की पूरी पुलिस फोर्स उस वक्त बेहद सख्ते में आ गई थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ पर। जिस तरह से आस्था को ढूंढा जा रहा था, ऐसा लगने लगा था मानो कि कहीं से बहुत बड़े टेररिस्ट आकर छुप गए हो और उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस वालों ने चारों तरफ से नाकाबंदी की हो और ड्रोन उड़ाए जा रहे हो और चॉपर वगैरह की हेल्प से पूरे शहर भर में देखने की कोशिश की हो। इस वक्त बिल्कुल से वही मंजर सा चल रहा था। वही अरमान के कानों में सिर्फ दादाजी की कही हुई बातें ही गूंज रही थी कि अगर आस्था का बाल भी बांका हुआ तो दादाजी हमें हमेशा हमेशा के लिए अरमान से भी अपना रिश्ता तोड़ देंगे। तो ये बात उसके दिल में बेहद ज्यादा दर्द दे गई थी। जल्दी ही सभी लोग थक हार कर एक तरफ खड़े हो गए थे। न तो डेविल किंग की वर्ल्ड बेस्ट सिक्योरिटी और न ही अरमान सिंघानिया की सिक्योरिटी आस्था को कहीं ढूंढ पाई। तभी अरमान ने जोरों से चीखा और बोला, कहाँ गई वह लड़की? उसे जमीन खा गया या आसमान निगल गया? ऐसा कहकर अरमान जोरों से चीख रहा था। अरमान की इतनी डेंजरस वॉइस से सुनने के बाद सभी लोगों के हाथ का रोंगटा खड़ा हो गया था। वही आहान और ध्रुव उसे वक्त काफी ज्यादा दुखी थी, क्योंकि आस्था को वह दिल से अपना चुके थे और उसे अपनी भाभी मानते थे। लेकिन अचानक से आस्था के यूं गायब हो जाने पर उन्हें बहुत ही ज्यादा सदमा लगा था और रह रहकर वह सोच रहे कि अगर आस्था के साथ कुछ हो गया होगा तो वह लोग अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। ऑलमोस्ट पूरा दिन निकल चुका था और धीरे धीरे रात गहरी होती चली थी। रात के वक्त एक एक करके वह सब लोग सिंघानिया मेंशन में आ गए थे। यहाँ आस्था को बेहोश हुए 6 से 7 घंटे हो चुके थे। ऊपर से उसने बेहोश होने से पहले खाया पिया भी नहीं था। अरमान सिंघानिया की आंखों में खून उतर आया था। उस वक्त वह बड़ा ही खतरनाक और वाइल्ड दिखाई दे रहा था। जैसे अरमान वो वहां आया, उसकी नज़र सबसे पहले दादाजी पर पड़ी थी, जो कि हॉल में रश्मि के साथ बैठे हुए थे। वही रश्मि ने जैसे ही अरमान
और बाकी सबको वहां आया हुआ देखा। वह तुरंत दौड़कर अरमान के पास गई थी और घबराकर बोली, अरमान कुछ पता चला, कहाँ है आस्था? अरमान जवाब दो, कहाँ है आस्था? अब अरमान का पारा और भी ज्यादा बढ़ चुका था, क्योंकि आज पहली बार ऐसा हुआ था कि अरमान सिंघानिया की टीम के साथ साथ डेविल किंग की टीम ने साथ मिलकर आस्था को पूरे शहर भर में ढूंढने की कोशिश की थी और वह उन्हें कहीं मिली नहीं थी। आस्था का नाम निशान तक किसी को पता नहीं चला था। वह इन सब चक्करों में एक चीज वह सब लोग पूरी तरह से मिस कर चुके थे, वो थी सीसीटीवी फुटेज। किसी ने भी एक बार सीसीटीवी फुटेज चेक करने की कोशिश नहीं की थी कि आखिरकार आस्था कब और कितने बजे घर से निकली थी। वह इन सब के बीच सीसीटीवी फुटेज अगर किसी को याद आई थी तो वह था उस घर का नौकर राजेश। सबके लिए ठंडा ठंडा शरबत लेकर वहां आया था और फिर सबको शरबत देने लगा था, लेकिन अरमान को शरबत देने की उसमें हिम्मत नहीं थी। फिर वह आहान के सामने जाकर खड़ा हुआ शरबत देते हुए और बोला, आहान बाबा, आखिर मेम साहब कितने बजे घर से निकली थी? क्या ये सब सीसीटीवी फुटेज में पता नहीं चला? अब राजेश ने जैसे ही अनजाने में ऐसी सीसीटीवी फुटेज का नाम लिया, वहां का एटमॉस्फेयर अचानक से बदल गया। आहान ने झट उसे पकड़कर उसके माथे को चूम लिया था और बोला, वाह मेरे शेर, तूने क्या याद दिला दिया। फटाफट से वो सभी अब सिक्योरिटी रूम की ओर गए थे, जहां सीसीटीवी की पूरी डिटेल्स लाइव कवरेज होती थी और सारा डेटाबेस वहीं मौजूद रहता था। अरमान के भी उस वक्त वह मौजूद था, क्योंकि वह भी अब सिर्फ फुटेज देखना चाहता था। तब हर कोई अब अपने आप को रिग्रेट कर रहा था कि आखिरकार वह लोग इतना इम्पोर्टेंट पॉइंट कैसे मिस कर सकते हैं, क्योंकि जैसे उन्हें पता चला कि आस्थ मिसिंग है तो सभी बस उसे ढूंढने पर लग गए, लेकिन एक बार भी जानने की कोशिश नहीं कि आखिरकार आस्था कहाँ हो सकती है। अब वहां दादाजी, रश्मि, सभी लोग अभी इस वक्त सिक्योरिटी रूम में जमा थे और सबकी नजरें इस वक्त बड़ी सी एलईडी स्क्रीन की ओर देख रही थी, जहां पर सुबह के 9 बजे के बाद की फुटेज लाइव चल रही थी। और जल्दी ही उसमें आस्था दिखाई दी, जो कि डॉक्टर रश्मि के कमरे में जा रही थी। एक पल आस्था कमरे में तो गई थी, लेकिन उसके बाद वो वहां से निकलकर हॉल में आई थी। हॉल में भी उसे कोई नहीं मिला था। तब आस्था बेमन से गार्डन की ओर जाने लगी थी। आस्था के चेहरे पर काफी उदासी थी, जो सीसीटीवी फुटेज में भी साफ दिखाई दे रही थी। जल्द ही आस्था हॉल में से होते हुए गार्डन में चली गई थी और पुल साइड एरिया में जो कैमरा लगा हुआ था, वहां पर सबको आस्था बैठी हुई दिखाई दी। लेकिन कुछ ही देर बाद आस्था जैसे ही उठकर वहां से चलने लगी, वह बेहोश हो गई थी। इस फुटेज देखकर वह सभी सदमे आ गए और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके एक दूसरे को देखने लगे, जैसे आंखों ही आंखों में एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हो, मानो कहना चाह रहे हो। बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। और जल्दी से सब सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलकर बाहर की ओर दौड़े। वही अरमान भी बिना कुछ सोचे सबसे पहले तुरंत दौड़कर गार्डन की ओर जाने लगा। अरमान के ठीक पीछे सुमित, आकाश, आहान, वह सब भी दौड़कर गार्डन की ओर जा रहे थे और रश्मि दादाजी को संभालते हुए वो दोनों भी अब गार्डन की ओर जाने लगे थे। वही अरमान बेहद तेजी से पूल साइड के एरिया पर गया था और जल्द ही उसकी नजर आस्था पर पड़ी थी, जो कि उसे वक्त गार्डन के पूल साइड बैक साइड एरिया में बेहोश पड़ी हुई थी। अरमान जोरों से चीखा, आस्था! उसने फटाफट से उसे अपनी गोद में उठाया और मेंशन के अंदर ले गया और उसे सोफे पर लिटा दिया और जुनून भरी आवाज में चिल्लाकर बोला, रश्मि, आस्था का जल्दी से ट्रीटमेंट करो। तब डॉक्टर रश्मि के डर हाथ पैर काफी ज्यादा फूल गए थे, लेकिन उसने पहले राजेश को अपने कमरे से अपनी फर्स्ट एड किट्स बॉक्स लाने के लिए बोल दिया था और रश्मि आस्था को हॉल में लेटाने पर वो उसे चेक करने लगी थी, लेकिन इस तरह से सोफे पर आस्था को सही से चेक नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने अरमान से बोला, मुझे आस्था का प्रॉपर्ली पूरा चेकअप करना होगा। इसके लिए आपको इसे किसी कमरे के बेड में शिफ्ट करवाना होगा। रश्मि की बात सुनकर अरमान ने तुरंत आस्था को एक बार फिर गोद में उठा लिया था। वह बड़ी ही इंटेंस और दर्द भरी नजरों से आस्था की ओर देख रहा था। बार बार उसकी नजरें आस्था पर जाकर ठहर रही थी। वह आस्था को गोद लेने के बाद जल्दी उसने डॉक्टर रश्मि के कमरे में बेड पर आस्था को लेटा दिया था और खुद बाहर आकर खड़ा हो गया था।
वही दादाजी उस वक्त केवल दुख भरे चेहरे के साथ सब कुछ देख रहे थे। अंदर ही अंदर वह इस बात से भी डर रहे थे कि अगर आस्था को कुछ हो गया तो वह किसी को क्या जवाब देंगे। वही डॉक्टर रश्मि अच्छी तरह से आस्था का चेकअप करने लगी थी और जल्दी ही डॉक्टर रश्मि को आस्था के शरीर पर बने हुए कुछ निशान दिखाई दिए। तब डॉक्टर रश्मि जैसे से ही आस्था के कपड़ों को थोड़ा सा ओपन करके आस्था के शरीर को चेक करना शुरू किया तो उसकी आंखें हैरत से फैल गई थी। आस्था के पूरे शरीर पर अरमान सिंघानिया के काटने के बाइट्स के निशान मौजूद थे। कुछ कुछ बाइट्स में से तो खून भी निकल रहा था जो आस्था के लगाए हुए मेकअप से भी बाहर दिखाई दे रहा था। अब तो और रश्मि का गुस्से और नफरत से बुरा हाल हो चुका था। वह सपने में भी नहीं सोच सकते थी कि अरमान इतनी ज्यादा घटिया हरकत करेगा और आस्था के साथ इस तरह की जबरदस्ती करेगा। लेकिन फिलहाल आस्था को अच्छे से चेक करने के बाद डॉक्टर रश्मि ने उसे कुछ इंजेक्शंस दिए थे और उसे प्रॉपर्ली रेस्ट करने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि आस्था उस वक्त सारी चीजें सोच कर बेहोश हो गई थी, वरना और कोई वजह नहीं थी बेहोश होने की। उसके शरीर में बेहिसाब दर्द था और दर्द भी उसके बेहोश होने की एक वजह में से एक था। जल्दी ही डॉक्टर रश्मि आस्था को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करने के बाद और उसके जख्मों पर ऑइंटमेंट लगाने के बाद वहां से गहरी सांस लेते हुए बाहर आई। सभी लोग दुख भरे एक्सप्रेशन से डॉक्टर रश्मि की ओर देख रहे थे। तब डॉक्टर रश्मि ने उन सब की ओर देखकर बोली, आप लोगों को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि शायद आस्था किसी बात को लेकर बेहद परेशान थी, जिसकी वजह से वो अनकॉन्शियस हो गई थी। ऊपर से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अभी के लिए मैंने उसे कुछ विटामिन्स के इंजेक्शन दिए हैं जिससे उसे थोड़ी ताकत मिलेगी और कुछ देर बाद उस होश भी आ जाएगा। ऐसा कहकर रश्मि उदासी भरी निगाहों से और डीप लुक से अरमान की ओर देखते हुए वापस आस्था के कमरे में जाने लगे थी। वहीं आकाश डॉक्टर रश्मि की आंखों में नफरत देख चुका था और साथ ही साथ उसका अरमान को इस तरह से घूर कर देखना भी वह समझ चुका था। तब डॉक्टर रश्मि कमरे में जाने से पहले रुकी और अरमान से बोली, अरमान मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज आइए। ऐसा कहकर वो कमरे में चली गई थी। डॉक्टर रश्मि के जाने के बाद अरमान ने एक नज़र दादाजी की ओर देखा और उसके बाद डॉक्टर रश्मि के साथ अंदर चला गया था। तब डॉक्टर रश्मि जो कि अरमान के ठीक सामने खड़ी हुई थी। अरमान ने रश्मि की आंखों में अरमान ने अपने लिए काफी सारे सवाल और नफरत देख ली थी। अरमान हैरान था और सीरियस वॉइस में बोला, रश्मि क्यों बुलाया है तुमने मुझे? तब डॉक्टर रश्मि बोली, तुम जानते हो तुमने जो घटिया हरकत आस्था के साथ की है उसके बाद से उसकी जान भी जा सकती थी। तुमने उसे इतना ज्यादा डरा दिया है जिसकी वजह से आज उसकी ये हालात हो गई है। वो तुम्हारी बीवी है और तुमने उसके साथ जानवरों से भी ज्यादा बदतर सुलूक किया। तब अरमान गुस्से से रश्मि की ओर देखकर बोला, ये क्या कह रही हो तुम? मैंने क्या किया है? तब रश्मि गुस्से से दांत पिसते हुए बोली, तुम जानना चाहते हो तुमने क्या किया उसके साथ? ऐसा बोलकर रश्मि ने अरमान का हाथ पकड़ा था और जिस बेड पर उसने आस्था का ट्रीटमेंट किया था उस बेड के पास ले गई और आस्था के जो निशान डॉक्टर रश्मि ने देखे थे उसने वो निशान अरमान को दिखा दिए थे। तिलमिलाते हुए बोली, आज सिर्फ तुम्हारी वजह से उसके शरीर पर इतने सारे जख्म हैं, आखिरकार क्यों किया तुमने उसके साथ ऐसा? मैंने आस्था को प्रॉपर्ली चेक किया है, उसका रेप नहीं हुआ है, लेकिन ये एक रेप अटेम्प्ट था। तुमने आस्था पर रेप अटेम्प्ट किया है जिसके कारण वो इस तरह से अनकॉन्शियस हो गई। अब जैसे ही डॉक्टर रश्मि ने अरमान के ठीक सामने से रेपिस्ट कहा, अरमान बिहेवियर एकदम खतरनाक हो चुका था और वो डॉक्टर रश्मि की ओर देखकर बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया को रेपिस्ट कहने की? लगता है डॉक्टर रश्मि तुम्हें इस वक्त अपनी जान प्यारी नहीं है। तब डॉक्टर रश्मि लगभग चीखते हुए बोली, नहीं है मुझे अपनी जान प्यारी। तुम आस्था के साथ ऐसी घटिया हरकत करोगे मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अरमान सिंघानिया और मैं एक बार नहीं तुम्हें 100 बार बोलूंगी, तुम रेपिस्ट हो, रेपिस्ट रेपिस्ट रेपिस्ट। अब जैसे ही रश्मि ने लगातार अपने जुनून में अरमान को ये कहा, अरमान का ऑरा बेहद डेंजर हो चुका था। उसने अपने हाथों को अपने सर पर टेप किया
और अचानक रश्मि का गर्दन पकड़कर उसे दबाना शुरू कर दिया। एपिसोड 89। अब आगे। अरमान ने रश्मि की गर्दन बड़े ही जोरों से पकड़ा था। रश्मि की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो गए थे। इतना ही नहीं, उसकी आंखें एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी। उसके पूरे चेहरे मानो खून जमा हो चुका था। पूरा का पूरा चेहरा ऐसा लग रहा हो मानो कि रश्मि के पूरे चेहरे में खून उतर आया हो। लेकिन तभी अचानक किसी ने आकर अरमान का हाथ पकड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि आकाश मल्होत्रा था। आकाश को पहले ही शक हो चुका था जिस तरह से रश्मि में नफरत और इंटेंशंस के साथ अरमान को देख रही थी, तो वह समझ चुका था कि जरूर कोई ना कोई बड़ी बात है। और जैसे ही वह इस कमरे में चेक करने के लिए आया और उसने अरमान को इस तरह से रश्मि का गला दबाते हुए देखा, तो वो पूरी तरह से शॉक हो गया था और फटाफट से उसने पहले रश्मि की जान बचाई। वहीं आकाश से इस तरह अपना हाथ छुड़ाए जाने पर अरमान गुस्से से आकाश और देखते हुए डेंजरस वॉइस में बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आकाश इस तरह से इसे बचाने की? इसकी लड़की की हिम्मत कैसे हुई अरमान सिंघानिया के साथ इस तरह से बात करने की और मुझे रेपिस्ट कहने की? अब जैसे ही फ्लो में अरमान ने आकाश के सामने रेपिस्ट वाली बात बोली, आकाश की आंखें फैल गई थी और उसने जल्दी से रश्मि की ओर देखा और उसके पास जाकर खड़ा हुआ। लेकिन अब जैसे ही आकाश ने ये सुना कि रश्मि ने अरमान को रेपिस्ट कहा है, तो वो पूरी तरह से शॉकड में था और रश्मि जो उस वक्त सांस लेने की कोशिश कर रही थी, आकाश उसके पास गया, उसे बैठाकर उसने रश्मि पानी पिलाया, उसका हाथ पकड़कर उसकी पीठ से हिलाते हुए बोला, अरमान ये क्या कह रही है? अरमान ये तुम्हें रेपिस्ट क्यों कह रही है? वही आकाश को इस तरह से रश्मि के कमरे में जाते हुए देखकर बाकी सब भी हैरान थे, तो एक एक करके वो सब भी वहां आकाश पीछे जाने लगे थे। जैसे वह लोग वहां गए, आकाश की बात सुन के रश्मि ने अरमान को रेपिस्ट बोला है, वो सब ये बात सुन चुके थे और सभी हैरत के मारे एक जगह खड़े रह गए थे। ऐसे लगने लगा था मानो कि सब पूरी तरह से जम गए हो। वही दादाजी की तो आंखों में खून उतर आया था। तभी आकाश जो कि रश्मि से सवाल कर रहा था, तब रश्मि उस पर चिल्ला कर बोली, मैंने बिल्कुल ठीक कहा है, इस इंसान को ये रेपिस्ट है, इसने जानवरों से भी ज्यादा बदतर उस बच्ची के साथ सलूक किया है। अरमान ऐसा कैसे कर सकता है? ये इसकी बीवी है, तो फिर उसने उसके साथ ऐसी घटिया हरकत क्यों की? उसके पूरे जिस्म में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर इसके काटने के, इसके हवस के निशान मौजूद न हो, और इसी वजह से शायद वह लड़की अनकॉन्शियस हुई थी। अब जैसी रश्मि ने गुस्से से चिल्लाकर आकाश से यह सारी बातें बोली, अब तो दादाजी एक तरफ झुकते से चले गए थे। भले ही अरमान ने आस्था का रेप नहीं किया था, लेकिन उसने 10 से 15 मिनट में ही उसकी हालत बद से बदतर दी थी। अब अरमान की नज़र जैसे ही दादाजी और बाकी सब पर पड़ी, तो वो बिना किसी इमोशन के सुलगती सी नजरों रश्मि को देखता हुआ वहां से जाने लगा था। लेकिन तभी दादाजी पास जाकर एक पल को वो रुका था और दादाजी लाल सुर्ख आंसुओं वाली आंखों से और उसकी ओर देखने लगे थे। दादाजी की आंखों में उस वक्त आंसू को देखकर अरमान अंदर तक हिल गया था। अरमान को अच्छी तरह से याद था कि उसने आज तक अपने दादाजी की आंखों में कभी भी कोई आंसू नहीं देखे थे, लेकिन आज दादाजी जी की आंखों में आंसू देखकर अरमान को जल्दी ही अपनी गलती का एहसास हुआ और बिना दादाजी की कोई बात सुने वो जल्दी ही लंबे लंबे कदम भरता हुआ उस कमरे से बाहर निकल गया था और अपनी कार लेकर अकेला ही फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुका था। अरमान के जाने के बाद ध्रुव रश्मि के पास आया उससे और बोला, रश्मि दीदी क्या मैं एक बार भाभी को चेक कर सकता हूँ? तभी रश्मि खड़े होते हुए बोली, नहीं ध्रुव, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत अच्छे डॉक्टर हो और एक बेस्ट सर्जन हो, लेकिन इस वक्त आस्था की जो हालत है तुम उसे नहीं देख पाओगे, और मैं ये बात भी यकीन से कह सकती हूँ। रश्मि की बात सुनकर ध्रुव ने अपना सर झुका लिया था। उस वक्त उन सबके चेहरे पूरी तरह से उद्रिक्त थे। तब रश्मि दिलासा देते हुए बोली, मुझे लगता है कि आप लोगों को अपने अपने कमरे में चले जाना चाहिए, मैं यहाँ हूँ आस्था के साथ, और जैसे ही उसे होश आ जाएगा तब उसके बाद ही मैं उसकी क्या कंडीशन है तभी मैं आप लोगों को कुछ भी बता पाऊंगी। क्योंकि रश्मि ने जिस जगह बेड पर आस्था को लेटाया हुआ था उसने वहां पर एक बड़ा सा पर्दा कर रखा था जिससे आस्था की ओर कोई देख न सके, क्योंकि उसने उसके पूरे शरीर पर
ऑइंटमेंट लगाया था तो उसने काफी कम मात्रा में उसे कपड़े पहनाए थे। रश्मि की बात मानकर जल्द ही सब वहां से जाने लगे थे। आहान ने दादाजी को थाम रखा था। ध्रुव, आहान, सुमित ने दादाजी को वहां से लेकर चले गए थे और आकाश रश्मि को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। रश्मि के गर्दन पर लाल और नीले निशान हो गए थे। साथ ही साथ अरमान ने जो अभी उसका गला दबाया था, जिसकी वजह से उसकी नेक पर अरमान की उंगलियों के निशान थे। आकाश को अपनी ओर इस तरह से तरस खाता हुआ सा देख रश्मि आकाश की आंखों में आंखें डालकर बोली, मिस्टर आकाश, आप भी जा सकते हैं। आपको यहाँ मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं न कहीं रश्मि देख चुकी थी कि आकाश को उसके जख्मों को लेकर बुरा लग रहा है। लेकिन रश्मि की ये बात आकाश को तपा गई थी, इसीलिए वो रश्मि करीब गया, उसका हाथ पकड़कर उसे एक तरफ बैठा दिया। जब रश्मि ने उठने की कोशिश, आकाश बेरुखी से बोला, अंडरस्कोर चुपचाप करके यहीं बैठी रहो। आकाश ने जल्द ही पास में रखा हुआ ऑइंटमेंट उठाया और रश्मि की नेक पर लगाने लगा। उस वक्त आकाश और रश्मि एक दूसरे के बेहद करीब थे। रश्मि बड़े ही प्यार से आकाश को देख रही थी, लेकिन आकाश ने जिस तरह से उससे बातें की थी, वह बातें भी वह भूली नहीं थी। जल्द ही उसने आकाश का हाथ झटक दिया था और झटके से खड़ी होकर बोली, मुझे तुम्हारी हमदर्दी की या तुम्हारी केयर की कोई जरूरत नहीं है, और वैसे भी मैं अकेली रही हूँ। शुरू से लेकर आज तक अपनी जिंदगी को अकेले ही काटा है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे अपनी जिंदगी के सफर में किसी के साथ की जरूरत है, समझे तुम। गुस्से से उठकर रश्मि पर्दे के ठीक पीछे जहां पर आस्था लेटी हुई थी वहां चली गई और आकाश ने हाथ में जो ऑइंटमेंट पकड़ रखा था उसने वह वहीं गुस्से से फेंक दिया था और सीधा उसे कमरे से बाहर निकल गया था। उस वक्त उसे खुद पर ही गुस्सा आ रहा था कि वह रश्मि के इतने करीब क्यों चला गया, लेकिन साथ ही साथ ये भी सोच रहा था कि रश्मि को दर्द में आखिरकार क्यों नहीं देख पाया। वह वहीं दूसरी ओर अरमान सिंघानिया अपने फार्म हाउस पर पहुंचकर अपने तहखाना में पहुंच चुका था और वहां जाकर एक बार फिर उसने खुद को तकलीफ देना शुरू कर दिया था। आज उसने और दिन से ज्यादा खुद को तकलीफ दी थी। इतना ही नहीं, अरमान का पूरा जिस्म ब्लड से भर चुका था। रह रहकर उसकी आंखों के सामने आस्था का मासूम चेहरा। उसने आस्था पर किस तरह से इल्जाम लगाए। पहले तो अरमान को इस बात का शक था कि आस्था वीर रायचंद से मिली हुई है, लेकिन फिर जब उसका ये शक दूर हुआ तो उसे लगा कि आस्था को पैसों का लालची है और वह पैसों के पीछे पड़ी हुई है। लेकिन वह गलतफहमी भी दादाजी ने उसकी दूर कर दी थी। अब तो अरमान बड़े ही जुनून के साथ खुद को तकलीफ दे रहा था और अचानक अपने आप को तकलीफ देता हुआ जोरों से हंसने लगा था। उस वक्त अरमान बड़ा ही विल्ड एंड डेंजर लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि एक अलग ही तूफान समेटे हुए यह इंसान उस वक्त खड़ा हुआ, खुद को तकलीफ दे रहा हो। तब अरमान बड़े ही सनकी से अंदाज में बोला, तुम्हें अरमान सिंघानिया ने छुआ है। मैसेज, आस्था अरमान सिंघानिया। आज के बाद अरमान सिंघानिया तुम पर किसी तरह कोई शक नहीं करेगा। लेकिन जिसने भी अब तुम्हें तकलीफ देने की कोशिश की या तुम्हें परेशान करने की कोशिश की और तुम्हारी और आंख उठाकर भी देखा, तो अरमान सिंघानिया उसका वह हाल करेगा कि उसे अपने जन्म लेने पर भी अफसोस होगा। कहीं ना कहीं ये सब कहते हुए अरमान सिंघानिया बड़ा ही सनकी सा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो कि आस्था के साथ उसका एक गहरा और स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट जुड़ चुका था, जो कि आस्था के लिए बेहद प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला था। जल्दी ही अरमान का दर्द काफी ज्यादा बढ़ चुका था और उसने रेड रंग का बटन प्रेस करते ही वह जमीन पर बेहोश गिर पड़ा था। जल्दी ही एक बार फिर डेविल किंग के डॉक्टर वहां मौजूद थे, लेकिन आज अरमान की हालात बद से बदतर थी। इतना ही नहीं, उसकी जान तक पर बनाई थी। उसने आज खुद को जरूरत से ज्यादा ही तकलीफ दी थी। डॉक्टर्स के लिए अरमान का ब्लड रोक पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था, लेकिन उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी और अरमान का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से किया था। जल्दी ही अरमान की डॉक्टर्स की टीम ने उसे अच्छी तरह से ट्रीटमेंट देने के बाद तहखाने में पड़े एक बेड पर लिटा दिया था और साथ ही साथ अरमान के बॉडीगार्ड से बोल दिया इन्हें कम से कम 3 दिन तक यही रहना होगा, उसके बाद ही ये शायद चलने फिरने के लायक हो पाएंगे, क्योंकि इस वक्त इनकी जो कंडीशन है उस हिसाब से अभी यह चल फिर नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं सारे गार्ड्स
अब पूरी तरह से एक्टिव हो चुके थे, क्योंकि इस वक्त अरमान सिंघानिया द डेविल किंग घायल था और घायल अवस्था में अपने फार्म हाउस में लेटा हुआ था। वहीं दूसरी ओर 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आस्था को होश आ गया था। आस्था ने जैसे ही अपने आप को देखा और ये देखा कि इस वक्त वो रश्मि के कमरे में है, तो उसने थोड़ी सी राहत की सांस ली। जो कुछ भी उस वक्त आस्था के साथ हुआ था, एक एक करके आस्था को याद आने लगा था और एक बार फिर उसकी आंखों से मूसलाधार आंसू बह निकले थे। तब आस्था थोड़ी देर तक रोने के बाद खुद को शांत करते हुए मन ही मन में बोली, नहीं आस्था, नहीं, तुम इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकती हो। वैसे भी उस राक्षस ने भले ही तुम्हें छूने की कोशिश की है, पर उसने अपनी हद पार नहीं की है। बस अब तुम्हें अपनी इज्जत बचाकर जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। तुम्हें मरना नहीं है आस्था, नहीं, तुम टूट नहीं सकती हो। ना तुम्हें टूटने का अधिकार है और ना ही मरने का अधिकार है। तुम्हें अपना इकलौता सपना पूरा करना है और अपनी नानी माँ का ख्याल रखना है। तुम हार नहीं मान सकती। आस्था हार नहीं मान सकती है। खुद से ऐसा बोलकर आस्था मन ही मन में खुद से ही सवाल जवाब करने लगी थी। आस्था ने ठान लिया था कि जब तक वो यहाँ है, वो अरमान सिंघानिया की शक्ल तक नहीं देखेगी और जितना हो सकेगा उससे दूर रहेगी। जल्दी ही आस्था की नज़र अपने ठीक बराबर में सोफे पर बैठी हुई रश्मि पर गई थी, जो कि आंखें बंद किए हुए शायद सोने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि डॉक्टर रश्मि को वाकई गले में काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। ऑलमोस्ट उसकी जान जाने ही वाली थी। ऐन मौके पर आकर आकाश ने डॉक्टर रश्मि को अरमान से बचाया था, जिसकी वजह से वह काफी हद तक दर्द में थी। इसीलिए उसने एक पेन किलर खा लिया था, जिसकी वजह से उसे अभी थोड़ी थोड़ी नींद आ रही थी। तब आस्था उठी और उठकर धीरे से चलते हुए डॉक्टर रश्मि के पास जाने लगी, लेकिन वह 1 से 2 कदम ही चली थी कि अचानक से उसके कदम लड़खड़ा गए और साथ ही साथ साइड में रखा हुआ ग्लास भी नीचे गिर गया था। ग्लास गिरने पर डॉक्टर रश्मि की आंखें खुली। उसने आस्था को इस तरह से देखा तो वह तुरंत दौड़कर उसके पास आई और आस्था को संभालते हुए बोली, यह क्या कर रही हो तुम? इस तरह से तुम्हें बेड से नहीं उठना चाहिए। आस्था, इस वक्त तुम्हारी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुम्हें इस वक्त आराम की बहुत जरूरत है। ऐसा बोलकर डॉक्टर रश्मि ने आस्था को बेड पर फिर से लिटा दिया था। वहीं आस्था बेड पर बैठने के बाद रश्मि का हाथ पकड़कर बोली, रश्मि दीदी, हमें क्या हुआ है? पहले तो हमें इतनी कमजोरी कभी भी महसूस नहीं हुई, लेकिन आज तो हमसे एक कदम तक नहीं रखा जा रहा है। क्या हुआ है हमें? आस्था की बातें सुनकर रश्मि का गला भर आया था और अगले ही पल उसने आस्था के हाथों पर अपना हाथ रखते हुए कहा, तुम 4 से 5 घंटे तक फुल साइड पर बेहोश पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से तुम्हारी ऐसी कंडीशन हो गई है और तुम्हारे शरीर में काफी ज्यादा कमजोरी आ गई है। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैंने तुम्हें कुछ विटामिन और ताकत की दवाइयाँ के साथ साथ इंजेक्शंस वगैरह भी दिए हैं। उनसे तुम कुछ घंटे में काफी बेटर हो जाओगी और तुम्हारे शरीर पर जो निशान हैं, मैंने उन पर ऑइंटमेंट अप्लाई किया है, वह जख्म भी शाम तक हल्के हो जाएंगे। ये बातें कहते हुए डॉक्टर रश्मि अपनी आंखें चुरा रही थी। दोस्तों, प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए।